नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजन एजुकेशन कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। आज का कार्यक्रम आपके करियर से जुड़ा है। जिस भर्ती का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो भर्ती निकल गई है। जी हां, आपको मैं बता दूं, सहायक आचार्य भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो गई है और इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस भर्ती और इसकी तैयारी से जुड़ी A to Z जानकारी। पूरी बात इसमें होगी। साथ ही बात होगी कैसे करें परीक्षाओं की तैयारी। साथ ही आपकी मुलाकात मैं करवाऊंगा सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स से, जिनके अनुभव का फायदा आपको मिलेगा और आप अपने उस अनंत शिखर तक पहुंच पाएंगे जिसकी उम्मीदें आप लगाए बैठे हैं, उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जिसका इंतजार आप कर रहे हैं। इस पूरे बड़े मुद्दे पर चर्चा हम शुरू करेंगे, बातचीत करेंगे। उससे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूं। स्टूडियो में हमारे साथ में खास मेहमान मौजूद हैं। पहले मैं आपका परिचय करवाता हूं BL मीना जी से, जो व्याख्याता रह चुके हैं। एजुकेशन सेक्टर में लंबा अनुभव इनका है और साथ ही आपकी इस परीक्षा को लेकर हम जो बातचीत कर रहे हैं, इसमें हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, इतिहास का जो सब्जेक्ट है, उस पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ है और युवाओं को गाइडेंस के लिए इनका नाम बाजार में, इनका नाम एजुकेशन सेक्टर में चलता है और ये आपके लिए सीधे तौर पर कनेक्ट हुए हैं आपके करियर के लिए। बहुत बहुत स्वागत है साहब आपका। जी, इसके साथ ही आपकी मुलाकात में करवाने जा रहा हूं डॉक्टर CB यादव जी से। शिक्षाविद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर इनकी पकड़ है, चाहे वो राजनीति से जुड़ा विषय हो या फिर एजुकेशन से जुड़ा विषय हो या फिर अन्य विषय। इनको लेकर लगातार ये चर्चा में बने रहते हैं और साथ ही युवाओं को प्रेरित करने के लिए, उनको सही दिशा, उनको सही मार्गदर्शन के लिए इन्हें जाना जाता है। CB यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज बेहद महत्वपूर्ण विषय हम इस पूरे कार्यक्रम में लेकर आए हैं और आज का विषय है सहायक आचार्य भर्ती। ये भर्ती 1913 पदों के लिए ये भर्ती है और इस भर्ती के जरिए आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। पहले CB यादव जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। लंबे समय से इंतजार इस भर्ती को लेकर, क्या कुछ सहायता यहाँ पे मिलेगी इन बच्चों के लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए? क्या आप कहना चाहेंगे इस भर्ती को लेकर, क्या संदेश शुरुआत में? और ये भर्ती एक सामान्य भर्ती नहीं है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई करियर बनाना चाहे जी, तो उसके लिए, उसके लिहाज से अगर मैं विद्यार्थी बन के देखता हूँ, मैं अभी उस विद्यार्थी काल से था और अभी सारे विद्यार्थी कनेक्टेड है और उनके दृष्टि से ये एक सपनों का जॉब मैं मानता हूँ कि एक ऐसी जगह जहाँ समाज में प्रतिष्ठा, खुद आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी, वो सारी चीज़ें इसके भीतर है। मैं इसलिए थोड़ा सा इस बात को कहता हूँ क्योंकि जनरली विद्यार्थियों के भीतर जो तैयारी का या रहता है, या तो वो करते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए, एन कैन प्रकार कैसे भी नौकरी मिले। नौकरी का मतलब है कि कोई पटवारी की नौकरी, 3rd ग्रेड टीचर की, रीट भर्ती में लगे रहते हैं और भीड़ की भीड़ रहती है। या फिर वो जो ग्रेजुएशन के पश्चात सोचता है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाके RS IAS बन जाऊँ, ये कर लूँ, और उसके भीतर एक बड़ी भीड़ का हिस्सा में तब्दील होती है वो भीड़। और जो करियर होता है ना, कि करियर के डायमेंशन को जब नहीं पहचानते हैं तब एक बेहतरीन अवसरों को वो खोते हैं। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जीवन का ये बेहतरीन अवसर है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि RS में सेलेक्ट होने के पश्चात में 2 साल से ज़्यादा सेवा में रहने के उपरांत में यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया हूँ। इसके पीछे की वजह क्या है, जो मैं थोड़ा सा हर किसी को थोड़ा सा वो बताना चाहूँगा कि क्यों ये तैयारी आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। पहली चीज़ ये है कि देखिए, सैलरी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी सर्विस के लिए, और वर्तमान दौर में इस बात को भूल जाइए। जिस तरह से टेक्नोलॉजी का दौर आ रहा है, आप मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो पहले वो रुतबा, 2 रुपये अन्य कमाई की बात देखते थे, वो सारा दौर जा चुका है। 6000 ग्रेड पे है इसकी। अगर आप देखें ये ग्रेड पे, कृपाशंकर जी आपको पता है RS से भी ऊपर है, और आपको एक और बात बताऊं, IAS से भी ऊपर है। आप देखिए कि इतनी बड़ी ग्रेड पे का सैलरी, आप इसकी जो हायरार्की देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की हायरार्की, वो डायरेक्ट इस एंट्री पे कोई दूसरी जॉब नहीं है जो 6000 की ग्रेड पे डायरेक्ट एंट्री हो जाए। दूसरी चीज मैं ये मानता हूँ, एकमात्र ये जॉब ऐसा है जो जीवन पर्यंत आपकी ग्रोथ के लिए है। मतलब जिसमें आप पढ़ते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, अपनी ग्रोथ करते रहेंगे, बाकी सब में आप नौकरी करेंगे, काम करेंगे। तो 2 गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। तीसरा है कोई इतनी बड़ी, मतलब अपनी खुद के प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा है, कोई बाहर से कोई दबाव और अकाउंटेबिलिटी नहीं है।
तो मैं एक मानता हूं कि एक गुणवत्तापूर्ण बेहतरीन जीवन के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एक सपना है। मैं तो ये मानता हूं, मैं तो चूंकि उस सेवा से आया हूं तो एक प्रेरणा भी देता हूं कि आप क्यों उनमें रहते हो। और सिलेक्शन के चांसेज मैं आपको बताता हूं कि रेशो जो सिलेक्शन का है वो सबसे हाईएस्ट है। जब इतनी चीजें मिल जाए तो फिर तो है आपके लिए, आप समझ सकते हैं। हाँ, 3-4 वैकेंसियों का इन्होंने जिक्र भी किया। आप पटवारी भर्ती के लिए जाते हैं, आप सिपाही की भर्ती के लिए जाते हैं, आप अन्य भर्तियों के लिए जब जाते हैं, पुलिस में भर्ती के लिए जाते हैं, वहाँ भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। इवन आप RS और IS के एग्जाम्स के लिए भी प्रिपरेशन के लिए जब जाते हैं और तैयारी करने के बाद में एग्जाम फेस जब करते हैं तो भीड़ बहुत होती है। ऐसे में इनका जो पॉइंट है वो आप समझिए, इसमें भीड़ भी आपको कम मिलेगी। आपको आपकी तैयारी जिस लेवल पे आप कर रहे हैं उसे आपको बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना होगा और आपको सफलता मिलेगी अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ते हैं तो। और ऐसे में और बहुत सी टिप्स इस पूरे कार्यक्रम में रहेगी जो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। पहले आपको मैं जानकारी दे दूं कि 26 जून से 25 जुलाई तक इस भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सरकारी जो वेबसाइट है, आप rpsc.rajasthan.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं और इसके ज़रिए आप ऑनलाइन अप्लाई करके आगे अपने करियर को लेकर आगे सही दिशा में बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, वो बीच बीच में आपको मैं लगातार देता रहूँगा। और साथ ही विषय की तैयारी कैसे करें, इस नौकरी में सिलेक्शन कैसे हो, इसकी जिम्मेदारी हमारे साथ में जो 2 महानुभाव आज बैठे हैं उनके कंधों पे है। मैं BL मीना जी के पास में आना चाहूँगा। एग्ज़ाम की डेट घोषित हो गई है। आप ये मानिए कि अब जब विज्ञप्ति जारी हो गई तो एक प्रकार से परीक्षा अब सामने ही है। इन बच्चों को कैसे तैयारी करनी है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, विषय क्या रहेगा, सहायक आचार्य में क्या कुछ सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या तैयारी कर सकते हैं, वो एक बार आप खुलकर इन्हें बताएं। नमस्कार सर, मैं तो ये कहूँगा जी, यदि भारत में कोई भी एग्जाम जी, जिसे हम कह सकते हैं सबसे बड़ी, और सबसे बड़ी के साथ में ये कह सकते हैं कि सबसे सरल, तो फिर ये सहायक प्रोफेसर की एग्जाम है। वो कैसे? यहां क्या होता है, योग्यता होती है MA जी। MA जब भी कोई विद्यार्थी करता है तो अपनी रुचि का विषय लेता है। किसी ने पॉलिटिकल लिया, किसी ने ज्योग्राफी लिया, किसी ने फिलोसॉफी लिया, किसी ने पब्लिक एड लिया, किसी ने क्या लिया। इसका मतलब हुआ कि अपनी पसंद का विषय है। बिल्कुल सही बात है। अपनी पसंद के विषय की ही यहाँ एग्जाम हो रही है। दूसरी बात, अपनी पसंद के विषय को कंप्लीट करके जब आप MA करते हैं उसके बाद में आप नेट पास करते हैं, GRA पास करते हैं, और अभी तो राजस्थान सरकार ने सेट एग्जाम भी क्लियर करवा दी है जी। इसी के साथ में जिस विषय को हमने पढ़ा है उसी विषय के ऑब्जेक्टिव पेपर होने हैं। 2 पेपर होंगे, दोनों ही पेपरों में 75 सवाल होंगे जी। 150 सवाल होंगे। मानकर चलें कि 300 सवाल एक विषय के हुए, लेकिन ये 2 भागों में होंगे। 2 भागों में हो गए, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जी। एक सवाल आधे अंक का होगा, इनमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तीसरा पेपर जो जिसे हम कह रहे हैं वो सामान्य GK का सवाल है। सबसे बेहद महत्वपूर्ण बात, वो पेपर है राजस्थान GK का जी। अब राजस्थान GK में क्या आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान का इकोनॉमिक्स, राजस्थान का धार्मिक जीवन, राजस्थान का सामाजिक जीवन, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भाषा साहित्य और राजस्थान की राज व्यवस्था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट करते रहिए। साथ में जो भी दर्शक इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, आप पेपर पे लगातार नोट करते रहिए ताकि जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको वापस से ढूंढनी ना पड़े, कहीं पे कलेक्ट ना करनी पड़े। जी सर। क्योंकि ये पेपर इसलिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए। जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे विद्यार्थी IAS देते हैं, कोई पॉलिटिकल लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई हिस्ट्री लेता है। इस एग्जाम में सर क्या होगा, दिल्ली के विद्यार्थी, यूपी के विद्यार्थी, MP के विद्यार्थी, हरियाणा के विद्यार्थी, समस्त उत्तर भारत का विद्यार्थी बैठेगा और निश्चित रूप से वो अपने विषय का पारंगत होगा। कुछ विद्यार्थी तो ऐसे होंगे जिन्होंने IAS मेंस दे रखा होगा, कुछ विद्यार्थी इतने अच्छे मजबूत हैं जिन्होंने नेट और GRA कर रखा होगा। अब हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो राजस्थान के विद्यार्थी जो इस परीक्षा को पास करके अपना ड्रीम, अपना सपना हासिल करना चाहते हैं, उनसे मैं ये एक बात ये कहना चाह रहा हूं, आज भी भारत में सिविल सर्विस
नंबर 1 पे मानी जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन यदि कोई ये कहे कि सिविल सर्विस के पेपर कौन बनाता है, तो फिर यही कॉलेज के सहायक प्रोफेसर बनाते हैं। इसका मतलब नंबर 1 पे क्या आया? कॉलेज के शिक्षक आए। बिल्कुल, प्रयास आप लगातार करते रहिए। और देखिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इसी को लेकर आज पूरी विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सर, आपका जो मजबूती, आपकी जो पकड़ है वो इतिहास पे है जी। लगातार आप इसको लेकर स्टूडेंट्स को तैयारी भी करवाते हैं, जानकारी भी उनको देते हैं। तो ऐसे में उस विषय में, क्योंकि आपने बोला राजस्थान जीके का जो हिस्सा है बहुत महत्वपूर्ण होता है, और राजस्थान जीके जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि अथाह सागर है, वो एक महासागर जैसा है जिसमें आप ढूंढते जाएं तो इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं कि आपका 5 साल 10 साल भी कम पड़ जाए। तो ऐसे में सेलेक्टिव क्या हो, छांटे क्या जो एग्जाम में आ सकता है, कैसे हम उसकी तैयारी करें, ये जरिया कैसे बने कि हम जो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, जो बिल्कुल फाइनल है कि एग्जाम में आने की संभावना है, ये हम छांटे कैसे, फिल्टर कैसे करें उसको, ये सबसे ज़्यादा समस्या अभ्यर्थियों के सामने होती है। सर, मेरे मित्र सीबी यादव सर जब भी हम बैठते हैं जी, इस बात को हमेशा नकार देते हैं कि जो विद्यार्थी ये पूछते हैं कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है जी, एक तो इस मिथक को हमेशा के लिए हटा दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको आप गांठ बांध ले। किसी भी लेखक ने अपने 5 साल 10 साल 4 साल में एक किताब लिखी है, और वो किताब जो लिखी है इतनी समझ विकसित होने के बाद जब लिखी है, तो आप बताइए क्या उस लेखक ने कुछ छोड़ने के लिए किताब लिखी है? तो ये तो कुछ विद्यार्थियों को मार्केट का असमंजस है कि हमें छोड़ना क्या है। देखिए, विषय आपका खुद का है जी, हिस्ट्री है, जैसे आपका एंशिएंट इंडिया है, मेडाइवल इंडिया है, मॉडर्न इंडिया है, वर्ल्ड हिस्ट्री और राजस्थान है। एक अक्षर भी आप नहीं छोड़ सकते, एक टॉपिक भी आप नहीं छोड़ सकते। देखिए, खुद का विषय है, उसमें ज्यादा से ज्यादा डूब जाइए, उसमें इतनी समझ विकसित कर लीजिए कि आप खुद ही लेखक बन जाइए और खुद ही इतने अच्छे नोट्स तैयार कर लीजिए कि खुद ही पेपर सेटर बन जाइए, निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। इसलिए सर, ये जो कहते हैं ना कि क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है जी, छोड़ना तो कुछ होता ही नहीं है। यदि जब हम छोड़ेंगे, यही सवाल हमारे पास आता है, तो उसका जवाब आपने सीधे तौर पर दे दिया कि देखिए, शॉर्टकट लाइफ में कुछ भी नहीं है, तैयारी आपको करनी होगी, रास्ता आपको वही पकड़ना होगा जो बाकी पकड़ रहे हैं। बस ये है कि आप अपनी मेहनत किस प्रकार से करते हैं और उसके बाद में पढ़ाई करके उसमें तन्मयता कितनी दिखाते हैं, उसमें आपकी एकाग्रता क्या होती है, ये बहुत मायने रखेगी। सीबी यादव जी, आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि सर ने बताया कि सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते, अगर पूरा था सागर है तो उसको भी आपको धीरे धीरे करके पढ़ना होगा। तो ऐसे में क्या इतना समय भी है इन विद्यार्थियों के लिए, इन अभ्यर्थियों के लिए? और ऐसे में अगर समय है तो सेलेक्टिव नोट्स कैसे बने, तरीका क्या हो ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, वो परेशान ना हो और तैयारी कर सके, एग्ज़ाम क्लियर कर सके? मैं इस भर्ती की जो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 2 पेपरों को बहुत नज़दीकी से देखा हूँ, और मेरा लंबा इसमें जो ऑब्जर्वेशन है उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि, और विशेषकर विद्यार्थियों को भी बिल्कुल एक कॉन्क्रीट चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो भर्ती है उसमें जो पहला काम, 2 काम इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, जो पिछले 2-3 सालों के पेपरों में जो ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, उस एक बदलाव को आप महसूस करें और एक दिशा तय करें। और दूसरा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है आप पढ़ने का लिटरेचर क्या तय कर रहे हो। लिटरेचर ही डिसाइड करेगा आपकी आगे की सफलता को, क्योंकि अगर वहाँ पे आपने चूक कर दी ना तो गए काम से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर लोक प्रशासन और राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को बताता हूँ कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मान लीजिए कि बड़ी किताब पढ़ते हैं, उसके बजाय जो क्वेश्चन की जो फ्रेम आ रही है वो बेयर एक्ट, जो संविधान का जो बेयर एक्ट है, उससे एज इट इज वही भाषा और वो लाइन उठा के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपने बेयर एक्ट को बेस बना लिया तो और उसको आपने बेहतर कर लिया तो आप लीडिंग में आ जाएंगे। इसी तरह से जैसे समय भी बच गया। हाँ, समय भी बच गया। नहीं तो आप 5 किताबें पढ़ेंगे और आपने लिटरेचर का भरमार कर लिया और वो लिटरेचर में आप उलझ गए हो, तो वो उसके बजाय वो कौन सी ऑथेंटिक चीज आपने ली। इसी तरह से जो थिंकर्स के है उसमें ओरिजिनल टेक्स्ट और रेफरेंस बुक, ये प्रॉब्लम कहाँ होती है, स्टूडेंट या तो लेता है नोट्स या लेता है गाइड, यहाँ से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो वही बात होती है कि 3 महीने हैं, फटाफट मुझे करना है। नहीं, ये नहीं है शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि आप एक ओरिजिनल लिटरेचर, जो बढ़िया लिटरेचर है, जो आपको
किसी एक्सपर्ट से, मैं कह रहा हूँ एक से नहीं 3 एक्सपर्ट से सलाह करके डिसाइड करो। इसमें समय लगाना चाहिए, बिल्कुल क्वेश्चंस पेपर को देखना चाहिए। उसके पश्चात जो पढ़ने का जो तरीका है वो इम्पोर्टेंट है। उसमें आप कीवर्ड को फोकस कर सकते हैं। जैसे आपने पूरा 20 पेज पढ़े और 20 पेज की जो समराइज मैटर कीवर्ड है वो आप अगर एक पेज में कर लिया, आपने हाथ से कर लिया, तो ये आपका हाथ का बना हुआ जो मैटर है दैट इज, ये आपको सफलता दिलाता है, कोई नोट्स नहीं दिलाएगा। ये एक चीज है वो मैंने महसूस की है कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पेपर में आप देखेंगे तो मैं एक चीज़ जरूर शेयर करना चाहूँगा जो आरपीएससी में बदलाव आया। हुआ क्या है कि ज़्यादातर मैटर आरपीएससी में लीगल इश्यूज में जाने लग गए हैं। तो जो बदलाव आरपीएससी कर रही है वो ये कर रही है कि अब जो जहाँ 2-3 संभावनाएं होती थी ऑप्शन में, जो पहले आज के 10 साल पहले थी, उसके स्थान पर सीधे लाइन जिसपे कि आगे जा करके लीगल इश्यूज में वो मामला नहीं जाए। तो अब उसमें क्या हुआ कि एक पूरी पुस्तक पढ़ने पे हो सकता है कि आपको 3 कोटेशन या 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो कहीं दूसरी जगह नहीं है। इसीलिए मैंने देखा है कि इसमें आप ओरिजिनल टेक्स्ट रखें, थोड़ा सा टेक्स्ट को ज़्यादा रखें और उनको समराइज आप हाथ से करें। और 2 महीने 3 महीने बहुत होते हैं तैयारी के लिए। आप 6000 की ग्रेड पे जा रहे हैं और यही एक भर्ती है, मैं ये मानता हूँ। मैंने जितने देखे हैं उसमें अगर आपका सब्जेक्ट बेहतरीन तैयार है और राजस्थान जीके की थोड़ी डेप्थ ज़्यादा पूछते हैं, कंपैरेटिवली सिविल से ज़्यादा डेप्थ आती है इसमें, वो अगर तैयार है तो इसमें आप कॉन्फिडेंट हो। मतलब यही एक एग्जाम ऐसी है जिसमें आप एग्जाम से पहले 90% कॉन्फिडेंट हो कि आपका सिलेक्शन लेके उठोगे आप। और वैकेंसी कितनी, हाँ मतलब आप सिविल में नहीं हो सकते। सिविल में 16 विषय है आरएस के अंदर, कैसे आप 16 विषय में कहाँ पायदान ऊपर नीचे हो जाए। 16 टीचर उसको एग्जामिन करेंगे, रिटर्न एग्जाम होगा, अलग अलग स्टेज होती है। इसमें तो एक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में 24 नंबर का मात्र इंटरव्यू है, मात्र 24 नंबर का इंटरव्यू है। मतलब इंटरव्यू का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि इधर से उधर कर दोगे आप अगर रिटर्न में अच्छे आ गए तो पक्के हो। जो होता है ना कि सिलेक्शन मतलब विद्यार्थियों के बीच में रहता है कि नहीं हमें ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मात्र 24 मार्क्स का इंटरव्यू है, इसमें 200 नंबर का आपका सीधा रिटर्न है। तो इतना बढ़िया मौका। और वैकेंसी खुद के हाथों में, और वैकेंसी शायद मुझे जितनी पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूँ, 2000 वैकेंसी मैंने तो नहीं देखी असिस्टेंट प्रोफेसर की। बिल्कुल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिस सब्जेक्ट मेरा यूनिवर्सिटी में है 5 या 6 पोस्टें आती थी, 45 पोस्ट है। मैं ये सोच रहा हूँ कि 45 स्टूडेंट डिजर्व करने वाले भी अगर मैं देखता हूँ राजस्थान में तो शायद नहीं मिल रहे हैं। आज बात हो रही है आपके करियर को लेकर, बात हो रही है सहायक आचार्य भर्ती को लेकर। लंबे समय बाद में एक भर्ती निकलती है और वो भर्ती भी बम्पर भर्ती के रूप में, यानी कि लगभग 1900 से ज्यादा पद हैं यहाँ पे और सीधे सीधे आपको टारगेट करना है आपका पद, आपकी वो नौकरी जिसको लेकर आप ख्वाब लिए बैठे थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लेकिन सिलेक्शन हो कैसे, आप ही वो उम्मीदवार बने, ये तय कैसे होगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आपकी जो तैयारी है वो सही दिशा में है या नहीं है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में बताएगा कौन? पैनल में हमारे साथ मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान जो आपको इन सवालों का जवाब देंगे। और सबसे पहले चर्चा में ब्रेक के बाद में वापस मैं महत्वपूर्ण सवाल लेना चाहूँगा, वो ये है कि इस भर्ती से जुड़ा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप कैसे पात्र इसके हो पाएंगे, ये जान लेते हैं। पहले सीबी यादव जी आपके पास आना चाहूँगा। बिल्कुल सिंपल, मतलब बिल्कुल सिंपल। आज जो विद्यार्थी पीजी किया हुआ है या पीजी में अपीयर भी हो रहा, वो सब एलिजिबल है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि इस भर्ती में जो मिनिमम क्राइटेरिया रखा है नेट या सेट, वो कब चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो आज नहीं है, आज पीजी नहीं है तो भी आप फॉर्म भरने के एलिजिबल हो, एग्जाम देने के एलिजिबल हो। जो इंटरव्यू डेट होती है, आप ये मानिए लगभग अक्टूबर तो इन्होंने परीक्षा की डेट है, 2-3 महीने आप रिजल्ट के मान लो, मतलब ये मान के चले तो भी हो गया जनवरी फरवरी, फिर इंटरव्यू हो गया लगभग ये माने कि 4-5 महीने के बाद में, तो ये इंटरव्यू डेट आएगी लगभग मई जून 2024। उस डेट तक 2 बार नेट हो चुकी होगी और नहीं, तो उस डेट को आपको नेट चाहिए, उस डेट को आपको पीजी होना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी है ना, अब की बार जो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड जो पिछली वैकेंसी में था, बाद में हटाया भी था, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का प्रोविजन नहीं है, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी वंचित रह रहे थे।
और एक नई बात है, बात है, इस पॉइंट को आप समझिए, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड इसमें नहीं है। पहले था कॉलेज लेक्चरर में, स्कूल जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जिसको हटाया है, उसका हमारे विद्यार्थियों ने, हम सब लोगों ने उसका उस समय अपोज किया था, क्योंकि बहुत सारे डिजर्व करने वाले कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। तीसरा, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में और यूजीसी के जो नॉर्म्स है उसके अनुसार भी 2024 के बाद, ये जो डेडलाइन है उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की किसी भी भर्ती के लिए आपको पीएचडी की डिग्री अनिवार्य करने की संभावना है। तो नॉन पीएचडी के लिए आप ये देखिए कि हाँ, ये मतलब एक मौका है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो विद्यार्थी मतलब सिंपल, जो बिल्कुल एक कोई विशेष योग्यता, ना पीएचडी है ना नेट है, नेट कर सकते हैं, सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ है, जिनकी नेट है, बहुत बेहतरीन मौका है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, उस तैयारी पहुंच जाते हैं कि सामान्य अगर कोई भर्ती निकलेगी तो आपका सिलेक्शन वैसे ही हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी इतनी मजबूत आप कर लीजिए कि द्वार आपका बंद ही ना हो, यानी कि सफलता के द्वार खुलते चले जाएं। आप एक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पता चलता है कि 3 एग्जाम आपने दिए, तीनों क्लियर हो गए, क्योंकि आपकी भर्ती का एग्जाम की जो तैयारी का लेवल था वो आपने इतना ऊंचा कर लिया। इसलिए जरूरी है कि आप अभी से तन्मयता से पूरे मन से इसमें लग जाएं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 21 वर्ष न्यूनतम इसका क्राइटेरिया है आयु का, और अधिकतम 40 वर्ष तक के आयु के जो अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी अलग अलग कैटेगरी को छूट दे रखी है। अच्छा, उसमें भी अलग अलग कैटेगरी की छूट है। वो भी आप जब नियम इसके पूरे जो लागू हुए हैं, जो विज्ञप्ति में जारी हुए हैं, उन्हें आप ध्यान से पढ़ें, उसमें आपको पूरा क्राइटेरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे में आगे बढ़ते हैं, पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बीएल मीणा जी, आपके पास आना चाहूँगा। एग्जाम्स को लेकर जी 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, आरएस एग्ज़ाम का टॉप भी बीएल मीणा जी कर चुके हैं। तो ऐसे में कैसे आप उस लेवल तक पहुँचते हैं, है ना, क्योंकि समय बहुत लगता है इन चीज़ों में, तैयारियों में बहुत समय लगता है। पर ऐसी स्थिति में बाई चांस अगर आप किसी एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं, बाई चांस अगर आपका कोई एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाता है, तो उन विद्यार्थियों के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए आपका क्या संदेश है? और एग्जाम से जस्ट पहले तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बना रहे, ऐसा ना हो कि एग्जाम से जस्ट पहले आप नर्वस हो जाए। बहुत से अभ्यर्थियों के साथ ये भी समस्या है, उनके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए, मंजिल तो मिल जाएगी, भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। बिल्कुल सही बात। यदि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, खुद का विषय है, खुद का जब विषय होता है तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, अहम पाल लेते हैं कि यार ये तो मैं कर लूंगा, तो पब्लिक एड तो मैंने कर रखा है, पॉलिटिकल तो मैंने कर रखा है। ये एक ऐसा विषय है, ऐसी एग्जाम है, इससे बड़ी कोई एग्जाम ही नहीं है। तो उम्मीद जब बहुत बड़ी हो तो प्रयास बहुत बड़े करने चाहिए। बिल्कुल सही बात। देखिए, यहाँ ना तो कोई गणित है, न ही इंग्लिश है, न ही रीजनिंग है, किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ही नहीं है। जिस विद्यार्थी ने एमए किया है उसकी समझ विकसित हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 100% सफलता प्राप्त करने के लिए अपने विषयों को रखें जी। अच्छी एनसीईआरटी बुक्स, टेक्स्ट बुक रख लिया, और खुद क्या करेंगे, टॉपिक वाइज सबसे पहले अपना इंडेक्स तैयार करें, अर्थात सिलेबस को अपने मस्तिष्क में बैठा लें जी। और जैसे ही आपने अपने सिलेबस को, इंडेक्स को अपने मस्तिष्क में बैठा लिया, उसके अनुसार एक एक टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले रफ वर्क करिए। जैसे ही आपका टॉपिक है, कुछ सवाल सरल भी है, कुछ सवाल कठिन भी है जी। धीरे धीरे जैसे ही आप हर टॉपिक को करते जाएंगे, हर टॉपिक को करते जाएंगे, तो मान के चलिए जब आपकी उम्मीद बहुत बड़ी है, आप 2.5 लाख रुपए की तनख्वाह उठाने वाले हो कुछ सालों बाद, तो फिर आप सोचिए, ओलंपिक का जो खिलाड़ी होता है, जब वो रेस में होता है और 100 मीटर दौड़ता है और 1 सेकंड का 500वां हिस्सा भी दाईं बाईं किया उसने, तो वो पिछड़ जाता है। तो जब आपको पता है कि 3 महीना मिल रहे हैं या 4 महीना मिल रहे हैं, ये भी पता है किताब कौन सी पढ़नी है, ये भी पता है पढ़ना कैसे है, तो अपनी कुर्सी लीजिए, अपना कमरा सेट करिए, अपनी टेबल लीजिए, अपना अच्छा सा पेन लीजिए, और बहुत अच्छे दोस्तों की संगत में जब आप यदि 8 घंटा पढ़ना चाह रहे हो, तो निश्चित रूप से आपको विजेता के रूप में वहां पर 16 घंटे बढ़ा देने चाहिए। कभी ये दिमाग में नहीं लाना है कि हमें कम समय मिला है। कम समय कभी नहीं होता, समय को तो हम बढ़ा सकते हैं।
दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमें मार्गदर्शन नहीं मिला। ऐसा युग है आज का जिसमें सबसे ज्यादा मार्गदर्शन फ्री में मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन आपको लेना कहां से है? विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, आप आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाओगे, सहायक प्रोफेसर बनोगे, तो आप उन्हीं प्रोफेसरों से मार्गदर्शन लीजिए जिन्होंने इन परीक्षाओं को पास किया हुआ है और परीक्षाओं से पास करके उन्होंने अच्छी किताबें लिख चुके हैं। नंबर 2, ज्यादातर जो विद्यार्थी है इस परीक्षा से जो चूकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है। अब नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है सर जी? खुद का विषय होता है जी। खुद के विषय में जब व्यक्ति बहुत ज्यादा ढंग से तैयारी नहीं करता है तो असमंजस में रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिख करके पढ़ें, रफ वर्क करके पढ़ें और जो भी पढ़ें उसे इतना ढंग से याद कर लें कि आपको नेगेटिव के चक्कर में पढ़ना ही नहीं पड़े। बिल्कुल सही। बहुत टॉप विद्यार्थी, हमारी यूनिवर्सिटी के टॉप विद्यार्थियों को जब हम देखते हैं तो जैसे ही हम रिजल्ट पूछते हैं तो कहते सर नेगेटिव ने मार दिया। नेगेटिव से आपको नेगेटिव सवाल को छूना ही नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस बना के जाइए, हनुमान जी की तरह जाइए कि कोई भी गलती आपसे हो ही नहीं। और जब कॉन्फिडेंस आपका विकसित हो जाएगा, समझ जैसे ही विकसित हो जाएगी, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपके हाथों में होगी। तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी उम्मीद के साथ में लगे रहिए, तैयारी में जुट जाइए। विज्ञप्ति निकल चुकी है और इस तैयारी से जुड़ी और भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी अगर आपको चाहिए, आप हमें सोशल मीडिया के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे जब इसका प्रसारण होगा उस समय भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप अगर कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आप तक लगातार आगे के कार्यक्रम में भी रूबरू होते रहेंगे। अगले विषय को लेकर फिर आपसे बातचीत होगी। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए पत्रिका टीवी के साथ। नमस्कार।